घर पे रह के तो फिर ऐसा लगता है कि चलो ये भी लगा देते हैं, वो भी लगा देते हैं। देखो, घर पे कैजुअल नहीं रहना ना, वो ज़रूरी है। क्योंकि हाँ, एक हैबिट बिल्ड हो गई अगर, जैसे मान लो मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, जनरली पीवाईक्यू से क्वेश्चन रख रहा हूँ, ठीक है, सेपरेट क्वेश्चन फ्रेम करने का तो टाइम एंड रिसोर्सेज नहीं रहते मेरे पास। तो अब तुम अगर इनको ये सोच के कर रहे हो कि देखो इसमें तो कोई नुकसान नहीं है, कर देता हूँ, 100 ऑफ 100 अटेम्प्ट कर देता हूँ, एंड देन उसके बाद अच्छे स्कोर से खुश हो जाते हो, एक बहुत बढ़िया स्कोर आ रहा है। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट है कि जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर्स दे रहा हूँ मैं, उसमें अपना टेक्निक और स्ट्रेटजी सेट करो कि किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है। तो लेटर से कि तुम जो सेम आदतें अभी डाल रहे हो, वो कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, सेमी कॉन्शियसली एग्जाम में भी सेम हैबिट्स जाएंगी तुम्हारी। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में कोई अलग फेस लेकर चले जाओगे, कोई अलग रूप बाहर आ जाएगा तुम्हारा कि ठीक है आज तो सुपरमैन बन जाऊंगा, वैसा नहीं होगा। जो भी हैबिट्स हैं तुम्हारी जो घर पे यूजुअली रहती हैं, सेम हैबिट्स रिफ्लेक्ट होंगी एग्जाम में। तो सभी के लिए बोल रहा हूँ कि कभी भी घर में प्रैक्टिस को कैजुअली नहीं लेना है कि अच्छा इसमें तो कोई नुकसान नहीं, चलो यहाँ पे तुक्के मार देता हूँ, इसमें 100 ऑफ 100 अटेम्प्ट करूंगा, इसमें तो कोई नुकसान नहीं, तो ये हैबिट मत रखना। और अभी आई एम प्लानिंग कि जैसे दो पॉलिटी, दो इकोनॉमी, एक ज्योग्राफी का है, तो ज्योग्राफी का एक और टेस्ट लूंगा मैं, मे बी नेक्स्ट वीक। तो कोशिश ये करना कि ऐसे जो भी टेस्ट ले रहा हूँ ना मैं, अपना स्ट्रेटजी डेवलप करना शुरू कर दो अभी से। ठीक है, कि एग्जाम डे पे कैसे अटेम्प्ट करोगे। तो सिंपल सा एक तरीका है कि अभी तो क्वेश्चंस ग्रुप करके भी आते हैं, सो इट इज इजियर। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके लास्ट क्वेश्चन 125 तक जाओ, सीपीएफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तुम टॉपिक का सीक्वेंस वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हो कि पहले मैथ्स दे दूंगा, फिर एप्टीट्यूड, फिर उसके बाद जीएस पे, बट ऑल ऑफ दिस इज इररेलेवेंट। ठीक है, कई लोग ऐसा सोच सकते हैं कि इनिशियली जाते हुए माइंड इज फ्रेश, तो फिर मैं पहले पॉलिटी करना चाहता हूँ या मैं पहले मैथ्स करना चाहता हूँ, बट नो वन नोस कि उस दिन क्या होगा, मे बी वो फिर से बदल दें सीक्वेंस, मे बी वो पूरा क्वेश्चन मिक्स करके दे दें। तो बेस्ट तो तरीका ये कि क्वेश्चन 1 से लेकर 125 तक एक तरह से अटेम्प्ट करना शुरू करो, एक तरफ से जो क्वेश्चन आता जा रहा है उसको ओवर थिंक नहीं करना है। हमें एक टेंडेंसी होती है, हम सोच के जाते हैं कि एग्जाम में तो डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आते हैं, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन को भी हम ज़्यादा सोचते रहते हैं। अभी जैसे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आर्टिकल 142, 143, 200 ये सारे चल रहे हैं, तो अब ये सब फिंगर टिप्स में रहेगा। बट मान लो कि क्वेश्चन आ जाता है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा आर्टिकल यूज करके जजमेंट दिया था, तो डू नॉट ओवर थिंक कि अरे यार ये भी तो आर्टिकल था, वो भी तो आर्टिकल था। इफ यू आर श्योर ऑफ योर प्रिपरेशन, इफ यू आर श्योर ऑफ योर चॉइसेस, बिना ओवर थिंक किए उसको अटेम्प्ट करो। अरे इतना सिंपल तो आ ही नहीं सकता, ये कैसे आ गया है, इन सब ट्रैप से बचना है। ठीक है, बिकॉज ऑलमोस्ट 30% क्वेश्चन तो सिंपल ही आते हैं, 30% मीडियम डिफिकल्टी में होते हैं जिसमें यू आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई योर ब्रेन, एंड 30% क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऐसे होते हैं जिनको टच ना ही करो तो अच्छा रहता है। एंड ये जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना, दिस इज व्हाट मतलब इंश्योर्स कि तुम रेस में अहेड निकल जाओ। बिकॉज जो मीडियोकर लेवल ऑफ प्रिपरेशन के साथ आते हैं ना, वो उन 30% क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स करके आते हैं, करेक्ट में इनकरेक्ट मार्क करके चले आएंगे, क्वेश्चन पेपर में बी किया होगा लेकिन वाइवा में सी कर देंगे, उसमें कुछ और दिया होगा, मतलब 93rd अमेंडमेंट होगा, वो उसको 94th पर के टिक करके आ जाएंगे। तो अपना हेड कूल रख के कोई वैसे काम नहीं करना है, सिली मिस्टेक्स वाले जो इजी क्वेश्चन है। और जो मीडियम डिफिकल्टी के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें एक चीज ये मान के चलो, देखो गलतियां होंगी उसमें, ठीक है। तो मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं, जो तुम्हें दिमाग लगा के आंसर करने पड़ रहे हैं, जो तुम मतलब यू नो द डेटा बिहाइंड दैट, बट तुम्हें प्रोसेस करना पड़ेगा एग्जाम में, व्हाट इज नेसेसरी इन दैट इज कि उन क्वेश्चंस को तुम बहुत ज्यादा टाइम मत लगाओ कि ये तो मेरा पड़ा हुआ है, इसको तो मैं करके रहूंगा, दिस इज माई स्ट्रॉन्ग पोर्शन, आई विल डू इट इन बाई हुक और बाई क्रूक। ऐसा माइंडसेट लेकर मत जाओ। इफ यू फील कि नहीं हो पाया तो उसको छोड़ना भी जरूरी होता है। ठीक है, एंड जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें यू हैव अ स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग कि नहीं ये वाला तो होना ही होना है इसमें, तो आई विल मार्क दिस, उसको कर सकते हो। बट इफ यू स्पॉट सम क्वेश्चन इन विच यू थिंक आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, मुझे पता ही नहीं है कि ये क्या चीज है, वहां पे उसको सिंपली जस्ट लीव इट। ठीक है, 250 मार्क्स का पेपर 1 होता है, एंड उसमें कट ऑफ कितना जाता है, लास्ट 2-3 साल के समवन टेल मी द कट ऑफ कितने गए हैं, किसको पता है, कौन बताएगा।
सर 2023 का गया था सर 118। हम्म। और 22 21 कुछ बताओ भाई। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज 120 110 इस रेंज में रहता है। तो इफ यू गो विद प्री कंसीव्ड माइंडसेट कि यार 120 तो जाता ही है कट ऑफ, तो मुझे एटलीस्ट 130 140 का अटेम्प्ट करना पड़ेगा, मे बी उस साल कट ऑफ गिर जाए। ठीक है। सो एक चीज समझना ये जरूरी है सभी के लिए कि सभी कोई तैयारी करके जा रहा है, समवन इज प्रिपेयरिंग बेटर, समवन इज प्रिपेयरिंग वर्स। सो फोकस ऑन योर प्रिपरेशन रादर देन द क्वेश्चन पेपर। अगर तुम्हारा तैयारी अच्छा है, तुमने अपने माइंड में एक एल्गोरिदम बनाया हुआ है कि हाउ टू अप्रोच द पेपर वन इन सीपीएफ, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि पेपर इज मोर डिफिकल्ट और इजियर देन द पास्ट ईयर, वो यू विल बी अहेड ऑफ द रेस। ऑल्दो ये हो सकता है कि मतलब इफ यू वुड हैव सम टाइम मे बी द पेपर इज इजी एंड देन यू फील कि अरे आई अटेम्प्टेड ओनली 80 क्वेश्चंस में भी 90 करके आता तो मेरे और मार्क्स आ जाते। बट दिस स्ट्रेटजी बैकफायर्स व्हेन पेपर इज डिफिकल्ट ओवर अटेम्प्ट करने का। सो पॉइंट इज अपना एक स्ट्रेटजी बनाओ, जो मैं बता रहा था कि जैसे क्वेश्चन 1 से लेकर 125 तक अटेम्प्ट करना शुरू करो। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस जिसको तुम वन गो में सही कर पा रहे हो, उन सबको अटेम्प्ट कर दो। जिसमें तुम श्योर हो, जिसको तुम प्रोसेस करके सही कर सकते हो, जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करने पे आंसर आ रहा है। सो क्वेश्चंस विच यू नो फॉर श्योर उनको एक गो में अटेम्प्ट कर दो। एंड उसके बाद क्या करो, जो तुम्हारे 50-50 वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है, उन क्वेश्चंस को आई एम टेलिंग यू माय वे ऑफ डूइंग, जैसे मैं करता था। ठीक है। उसके बाद क्या किया तुमने, जब तुम एक एक क्वेश्चन को देखते हुए जा रहे थे, जो 50-50 वाले क्वेश्चन थे उनको तुमने मार्क कर लिया हुआ है, तुरंत अटेम्प्ट मत करो उसको, बिकॉज 50-50 वाले क्वेश्चंस में इन विच यू आर एलिमिनेटिंग टू रॉन्ग ऑप्शंस और यू आर मार्किंग टू पार्शियली करेक्ट आंसर्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन 50-50 होते हैं। तो उन केस में यू रिक्वायर सम लॉजिक एंड प्रोसेसिंग। ठीक है। उसमें क्या गेम होता है, इधर तुम उसको सही कर लोगे, मतलब विद इन अ लिमिटेड टाइम, या तो तुम उसको गलत करोगे, या फिर नंबर 3 क्या है कि यू विल वेस्ट एक्सेसिव टाइम ऑन सच क्वेश्चंस। तो जो क्वेश्चन तुमने 50-50 के लिए मार्क किए हुए थे, उनको जब पूरे क्वेश्चन पेपर से सेकंड टाइम में गो थ्रू कर रहे हो, तब अटेम्प्ट करो। ठीक है। एंड उस 50-50 में ट्राई टू यूज एवरी मेथड दैट यू नो, कि मतलब सारे ऑप्शन को गो थ्रू कर लो, जो रॉन्ग है उसको एलिमिनेट कर दिया, जो करेक्ट है उसको टिक कर दिया, फिर थोड़ा सा मे बी कंजेक्चर, मे बी सम लॉजिकल गेसिंग, ये सारे करके इफ यू कैन अराइव एट वन सिंगल ऑप्शन जिसमें तुम्हें यू हैव अ प्रोबेबिलिटी कि नहीं ये सही लग रहा है मुझे, ऐसे सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दो। फायदा क्या है, लेट अस से 125 में से यू आर एबल टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस इन फर्स्ट आइटरेशन। ठीक है। सेकंड आइटरेशन में भी तुमने 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए हैं। तो अगर ये क्वेश्चंस करेक्टेड देन ऑलरेडी यू आर सिलेक्टेड। ठीक है। तो 100% जो क्वेश्चन आते हैं वो, प्लस 50-50 में सम लॉजिक सम रीजनिंग ये सब करके, अगर तुम इतना पेपर कर दे रहे हो तो ऑलरेडी उसी में सिलेक्शन हो जाएगा, बिकॉज साइंस मैथ्स एप्टीट्यूड ये सारे पोर्शन 100% स्कोरिंग होते हैं। साइंस अच्छे से तैयार करके जा रहे हो, मैथ्स अच्छे से तैयार करके जा रहे हो, तो व्हाट विल हैपन इज कि इफ 30-40 क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड, 25-27 तो करेक्ट करके आ ही जाओगे। उसमें बस यू नीड टू पुट इन एफर्ट्स कि भाई हाँ एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लिए, करंट अफेयर्स तैयार किया हुआ है। एंड जो क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आते हैं विच आर बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स, विच आर बेस्ड ऑन मूवीज स्पोर्ट्स, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको बस तुम्हें ना मतलब देखना, एक बार आंखों से गो थ्रू कर लेना है। तो इसलिए मैगजीन्स वगैरह जरूरी रहती हैं। और फिर लास्ट स्टेप पे जब तुमने 50-50 भी कर लिए हैं, देन केवल एक दो कैटेगरी क्वेश्चन बचते हैं। नंबर वन, जिसमें यू आर अनेबल टू एलिमिनेट टू रॉन्ग ऑप्शंस या हाईलाइट टू करेक्ट ऑप्शंस, एक तो ये कैटेगरी बचती है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, इफ यू हैव अ गट फीलिंग कि नहीं यार ये मेरा पढ़ा हुआ लग रहा है, मुझे ये सही लग रहा है, ये ऑप्शन होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर देना। ठीक है। बिकॉज होता क्या है कई बार कि एक्टिव मेमोरी में यू आर अनेबल टू रिकॉल दैट, कि तुमसे अगर मैं पूछ लूं कि भाई उस मतलब चार ऑप्शन देके कोई क्वेश्चन पूछूं, देन यू वोंट बी एबल टू गिव मी अ प्रिसाइज आंसर। लेकिन तुम्हारे ब्रेन में, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू सो मेनी थिंग्स, वो एक आइडिया होता है कि अच्छा इसका ये होना चाहिए था।
ऐसे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर दो, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कभी सुना ही नहीं है, पल्ले ही नहीं पड़ा है भाई ये क्या है, कुछ और से कंफ्यूज करके कुछ और टिक करके, ये क्वेश्चंस टच ही नहीं करने, जस्ट लीव देम, छोड़ देना। सो अगर इतना कर पा रहे हो तो ये स्ट्रेटजी जो मेरी थी इसको तुम मतलब मे बी यू कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट द सेम। जो मॉक्स है इसमें इसको प्रैक्टिस करते रहो। मॉक्स को ऐसे सोच के मत दो कि यार ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ठीक है मार्क्स कमाएंगे तो मुझे जो नहीं आते मैं उसको भी अटेम्प्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है, मॉक्स को ऐसे ही प्रैक्टिस करो जैसे एग्जाम में करोगे। अब दिक्कतें क्या क्या आती हैं देखो, अब प्रीलिम्स का मैंने अभी तक ढंग से तो देखा नहीं क्वेश्चन पेपर, बट जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि भाई स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादा थे, लेंदी हो रहे थे क्वेश्चन। तो सभी के लिए लेंदी है वो। इट्स नॉट दैट कि भाई कोई इतना टैलेंटेड था, मे बी 1 in 1000 होगा कोई जो ऑन द स्पॉट बैठ के जिसने अपनी स्ट्रेटजी क्वेश्चन पेपर देख के फ्रेम कर ली कि मैं इस तरह से अप्रोच करूंगा। बट इफ यू हैव मेड अ स्ट्रेटजी, रिगार्डलेस ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसा है उसी को फॉलो करके आओ बस। बिकॉज तुम्हारा एम रैंक 1 या रैंक 2 लाना तो नहीं है, तुम्हारा एम है टू गेट अ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन तुम्हारा स्ट्रेटजी कितना पॉलिश्ड है प्लस प्रिपरेशन कितना अच्छा है उससे हो जाएगा, ठीक है। सो नो नीड टू ओवर थिंक इन द एग्जाम हॉल कि क्वेश्चन पेपर देख के तुम क्वेश्चन पेपर जज करने लग गए कि अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो रेगुलर कट ऑफ तो 120 जाता है, तो मे बी इस साल कट ऑफ 100 जाएगा, तो मैं काम करता हूँ मैं 50-50 वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करूंगा, गलत हो जाएंगे क्योंकि ज़्यादा टफ आया हुआ है। अब गॉड नोस उस साल कट ऑफ ज़्यादा चला गया तो भी तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाएगा। और सेकंड केस क्या है, तुमने क्वेश्चन पेपर देखा, अरे यार ये तो बहुत इजी लग रहा है, सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे, सबके सारे क्वेश्चन हुए जा रहे होंगे, हर साल कट ऑफ तो 120 आता है, सो इस साल तो कट ऑफ पक्का 140 जाएगा, सो आई विल अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन, ओवर अटेम्प्ट करके आऊंगा। अब उस केस में क्या होगा, तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, सो मे बी तुम कट ऑफ के नीचे चले गए। सो पॉइंट ये है कि you should be agnostic about the difficulty level of the question paper, the type of questions asked, the cut off, ये सब मतलब छोड़ दो उन चीज़ों को, उनको कोचिंग वालों पर छोड़ दो, उनको मतलब करने दो कि भाई टफ आया था कैसा आया था, ये तुम्हारा काम नहीं है, इट्स नॉट योर जॉब। योर जॉब इज टू फॉर्मुलेट अ स्ट्रेटजी, टू प्रैक्टिस इट कंटिन्यूसली, आइटरेट करो, डेवलप इट मोर। जैसे मैंने एक चीज बोली कि तुम गट फीलिंग वाले क्वेश्चन कर देना, मे बी इशू फाइंड आउट कि यार मैं गट फीलिंग वाले करके आता हूँ मेरे निगेटिव ज्यादा हो रहे हैं, सो यू हैव टू ऑप्शंस, ईदर स्टेप अप योर रिवीजन गेम कि मैं चलो रिवाइज ज्यादा करता हूँ चीजों को, और नंबर 2 यू गिव अप ऑन अटेम्प्टिंग दोस क्वेश्चन जिसमें मतलब जो 50-50 नहीं, जस्ट गिव अप कर दो कि नहीं इसको मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा बिकॉज नेगेटिव ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। बट एग्जाम डे पे डू नॉट यू नो वो इम्प्रोवाइज करके चेंज करने वाला मत करना काम वहाँ पे। सो मेन पॉइंट इज जो भी प्रीलिम्स दिया है दैट शुड हैव बीन एन आई ओपनर फॉर एवरीवन कि ठीक है मेरी क्या क्या गलतियां हुई थी, उन गलतियों को सीएपीएफ में रिपीट मत करो। एंड मैनी अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी एमिंग कि उनको सिविल सर्विसेज भी आगे देना है। सो बस एक ही एडवाइस है, देखो सीएपीएफ का ये रिटर्न देने के बाद तुम्हारे पास यू विल हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम, क्योंकि इंटरव्यू अगले साल आना है, नंबर 1। नंबर 2 सिलेक्शन उसके और बाद आना है, जो ज्वाइनिंग आएगी तुम्हारी उसमें भी टाइम लगेगा। नंबर 3 उसमें भी तुम एक्सटेंशन ले सकते हो। सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटी जो अभी हाथ में है तुम्हारे, एंड दैट इज ये जो अगस्त में सीपीएफ एग्जाम हो रहा है उसके लिए तैयारी कर लो अच्छे से। एंड जो भी गलतियां कर रहे थे या फिर देवर सम इरेगुलरिटीज, देवर सम डिफिकल्टीज रिलेटेड टू सबमिशन ऑफ आंसर्स, समथिंग रिलेटेड टू योर फैमिली, कुछ भी चल रहा हो उसको साइड रख के बस लग जाओ प्रिपरेशन में। बिकॉज जो भी वीसी अटेंड कर रहे हैं आई एम अज्यूमिंग दे आर सीरियस, क्योंकि जो सीरियस नहीं थे दे आर ऑलरेडी नॉट एक्टिव इन द ग्रुप। तो तुम लोग के लिए यही लेसन है, नंबर 1 पेपर 1 के लिए स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दो अभी से। मैंने एक ब्लूप्रिंट दे दिया है, यू कैन राइट दैट डाउन, उसमें देख लेना कि भाई द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसमें 100%, 50-50, गट फीलिंग एंड नो आइडिया, ये 4 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। इसको किस ऑर्डर में कौन सा अटेम्प्ट करना है ये अभी से बना लो। एंड जो भी टाइम है हाथ में इसको प्रैक्टिस एंड पॉलिश इट अगेन एंड अगेन। तो ये काम अगर तुम कर लेते हो ऑन टिल द एग्जाम डे तो तुम्हें अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि उस दिन कैसा परफॉर्मेंस होने वाला है, ठीक है। एंड जो प्रैक्टिस अभी हो रही है, जैसे वीकली प्रैक्टिस दे रहा हूँ उसमें 4 ऐसे 2 रिपोर्ट 2 आर्गुमेंट देने का लॉजिक ही यही है दैट यू शुड फील द प्रेशर ऑफ द एग्जाम।
कि टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करना है। ऐसे के लिए योर टाइम शुड बी 20 मिनट्स। 20 मिनट से अगर तुम ज़्यादा टाइम लगा रहे हो ऐसे में, देन दैट्स अ रेड लाइट, मतलब दिक्कत हो रही है तुम्हारी प्रिपरेशन में। सो मेक इट अ पॉइंट, ऐसे राइटिंग के लिए मैक्सिमम 20 मिनट्स, आइडियल इज 17 मिनट्स, ठीक है, 17-18 मिनट्स आइडियल होता है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि तुम सारे ऐसे में बराबर टाइम लोगे, हो सकता है कोई ऐसा टफ ऐसे आ जाए एंड देन यू हैव टू थिंक अबाउट कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। सो अगर तुम घर के कंफर्ट में 17-18 मिनट्स में ऐसे कर पा रहे हो, देन यू कैन हैव सम क्वेश्चन इन द एग्जाम डे, कि किसी में ओवरशूट कर जाता है टाइम तो यू विल बी स्टिल इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। आर्ग्यूमेंट में भी सेम है, 18 to 20 मिनट्स लगना चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग में, बिकॉज रिपोर्ट राइटिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, ऑल्दो नंबर ऑफ वर्ड्स ज़्यादा लिखने हैं, तो रिपोर्ट राइटिंग में योर लिमिट शुड बी 10 to 12 मिनट्स बस। अगर इनसे ज़्यादा टाइम लग रहा है तुम्हारा तो इट मीन्स कि यू हैव टू इधर इंक्रीज योर राइटिंग स्पीड, और नंबर टू, रिड्यूस योर थॉट टाइम, मतलब जितना तुम थॉट से मतलब पुट कर रहे हो उस क्वेश्चन के लिए। अब ये कैसे करोगे, दैट इज बाय राइटिंग इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। एंड वो यार वीकली प्रैक्टिस का बहुत सारे इवैल्यूएट करने के लिए अभी तक हो नहीं पाया। फर्स्ट वीकली प्रैक्टिस के अराउंड 150-200 पेजेस इवैल्यूएट कर लिया मैंने। सो जैसे जैसे होते जाएंगे उसको अपलोड कर दूंगा। आज पॉइंट है ऐसी राइटिंग डिस्कस करने का। अभी मुझको ये बताओ, किसने किसने वो वीडियो देख लिया था जो मैंने शेयर किया था ग्रुप में? आई होप सब देख के आ रहे होंगे। कोई ऐसा है जिसने नहीं देखा है? ठीक है, एज्यूम सबने देख लिया होगा। सो समवन समराइज की उस वीडियो में मैंने क्या बताया, कौन बताएगा? रेज अ हैंड एंड करो भाई। समवन रेज अ हैंड टू समराइज दैट, या मैं ही करूँ रिपीट? तब से बोला मुझे खांसी आ जाएगी। नाम ही लेना पड़ेगा, ओके भाई, कौन करेगा? हर्ष भाई तुम बताओ, क्या था उस वीडियो की समरी में, क्या देख के आए हो? या लाइब्रेरी में हो तुम? वाह, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ इट, वाह। अरे ये समझी नहीं है, पूरे वीडियो में क्या बताया वो बताओ ना। इसमें तो बस, आई थिंक यू आर इन लाइब्रेरी। यार आनंद तुम बताओ, क्या बताया था उसमें? सर आपने ये बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल उस प्रेसी को, क्योंकि आपने बताया था कि प्रेसी का मतलब ये होता है कि अपने वर्ड्स में मतलब प्रिसाइज करके उसको लिखना होता है, 1/3 में हम्म, आपको लिखना है। आपने बताया था कि सबसे पहले उस पैराग्राफ को एक फास्ट रीडिंग मारो, उसके बाद में फिर जो सेकंड रीडिंग मारनी है उसमें स्लो स्लो करके मार्किंग करते रहो, ब्रैकेट्स बनाते रहो। और जो आपने ब्रैकेट्स बनाए हैं उसमें अपने आप को मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन डालने हैं। बाद में आपने बताया था कि मतलब आइडियाज मिलते रहेंगे, पहले पैराग्राफ में क्या आइडिया है, दूसरे पैराग्राफ में क्या आइडिया है, तो फिर उनको कनेक्ट कर मतलब एक सीक्वेंस में कनेक्ट होना चाहिए, ऊपर नीचे बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होना चाहिए। और ठीक है, बाकी तो मैं बताता हूँ। बताइए। हम्म। देखो, बेसिकली व्हेन वी वर डिस्कसिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो मैंने क्या बोला था कि जो हमारे अप्रोच है कॉम्प्रिहेंशन का, दैट इज नियरली द सेम अप्रोच दैट वी नीड फॉर प्रेसी राइटिंग। कॉम्प्रिहेंशन में हमने क्या किया था, एक फास्ट रीडिंग दी थी, आइडियाज देखे थे, एक स्लो रीडिंग दी थी, आइडियाज का मार्किंग किया था। तो ये जो आइडियाज का मार्किंग करने तक का जो स्टेप्स हैं वो सेम है, बोथ इन प्रेसी एज वेल एज कॉम्प्रिहेंशन। बिकॉज प्रेसी का एसेंशियल काम क्या है कि जो भी तुम्हें पैसेज दिया जा रहा है, यू शुड रिटेन द कोर आइडियाज ऑफ दैट, एंड उसको लेंथ रिड्यूस करके यू शुड प्रेजेंट इट टू द रीडर, एंड रीडर को सेम आइडिया लग जाए जो उसको मेन पैसेज पढ़ के लगता है, ठीक है। सो अब इस चीज़ में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई उस वीडियो में, 6-6.5 मिनट का। जिसने नहीं देखना है देख लेना, जिसने देख लिया उसको और अच्छे से देख लेना, बिकॉज प्रेसी राइटिंग में इतना ही है, ठीक है। सो अगर हार्ड कॉपी है सबके पास, सो 2017 का ओपन करना, ठीक है, प्रेसी। अब क्या करना है मैं बताता हूँ, स्टेप वाइज प्रोसीड करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप क्या था, वर्षा बताओ क्या है फर्स्ट स्टेप प्रेसी प्रेसी में? सर सबसे पहले फास्ट रीडिंग करनी है ताकि बेसिक वो पता चल जाए आइडिया। एग्जैक्टली exactly. तो सभी लोग एक काम करो, जस्ट टेक 2-3 मिनट्स एंड एक फास्ट रीडिंग कर लो पूरे प्रेसी का, ठीक है। सबके पास होगा, क्वेश्चन नंबर 4 है 2017 का प्रेसी राइटिंग का।
सो टेक सम टाइम एंड जस्ट रीड इट एज फास्ट एज यू कैन, बट समझना भी है थोड़ा, ऐसा नहीं कि बस हाँ पढ़ लिया कुछ दिमाग में गया नहीं। पॉइंट इज कि यू शुड गेट एन आइडिया कि क्या बात हो रही है इसमें, ठीक है, जस्ट रीड इट। ठीक है, सभी ने कर ली रीडिंग या बचा है किसी का? जिसने जिसने कर ली थी फास्ट रीडिंग हैंड रेज कर दो अपना। हर्ष ने कर ली, ठीक है, टेक 2 more minutes। भाई हो गया फास्ट रीडिंग, इट शुडंट टेक फॉरएवर, सबका हो गया होगा राइट। सो अब देखो, सबने फास्ट रीडिंग कर ली है, जरूरी क्या है कि जो चीजें डायरेक्शंस में लिखी है ना उन पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना। अब ये बोलते हैं राइट एज फार एज पॉसिबल इन योर ओन वर्ड्स, तो पढ़ के सबको आइडिया लग गया होगा कि मेनली सैटेलाइट्स की बात हुई है, सैटेलाइट के क्या फंक्शंस हैं। अब पॉइंट क्या है, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। अब इसको एक स्लो रीडिंग दो, गिवन दैट कि तुम्हें पता है किस चीज की बात है, स्लो रीडिंग देना। जो सिंगल कोहेरेंट आइडियाज हैं उनको मार्क करते जाओ। अब ये जो सिंगल आइडिया, दिस विल फॉर्म योर सेंटेंसेस ऑफ द प्रेसी, उन आइडियाज को मार्क करते जाओ पैसेजेस में, प्लस जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करते जाना, ठीक है। सो स्टार्ट इट।
भाई हो गया स्लो रीडिंग सबका, मार्क कर लिए होंगे आइडियाज आई गेस। जिसका जिसका होता जा रहा है अपने हैंड रेस कर देना। हैंड रेस करना, वो थम्स अप मत देना, बिकॉज हैंड रेस रहता है स्क्रीन पे। थम्स अप दोगे तो वो चला जाता है। ओके आई गेस नियरली सभी का हो गया है। सी, अब जब तुमने फास्ट रीडिंग कर लिया है, एक स्लो रीडिंग कर लिया है, पैसेजेस मार्क कर लिए, आई मीन ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस या आइडियाज मार्क कर लिया, कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लिए। सो अब यहाँ से व्हाट यू हैव टू डू इज अब राइटिंग स्टार्ट करनी है। सीधे ऑब्वियसली फेयर ड्राफ्ट तो नहीं लिखोगे, यू विल हैव टू राइट वन और टू और मे बी इवन थ्री रफ ड्राफ्ट। जब प्रैक्टिस कर रहे हो एट द कंफर्ट ऑफ योर होम, 2 से 3 रफ ड्राफ्ट लिखने में कोई बुराई नहीं है, बिकॉज दैट इज हाउ यू लर्न टू रिड्यूस नंबर ऑफ वर्ड्स, हाउ टू बी करेक्ट अबाउट ग्रामर, एंड आइडिया लगता है तुम्हें कि तुम्हारे दिमाग में किस तरह से थॉट्स आ रहे हैं, उनको कैसे पेन डाउन कर रहे हो। सीधा सा है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। रफ ड्राफ्ट के लिए ऐसे ड्रॉ कर सकते हो ऑन अ प्लेन शीट ऑफ पेपर, रोज इनटू कॉलम्स कर लोगे तो नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे तुम्हारे। नो नीड टू बी वेरी सोफिस्टिकेटेड अबाउट कि ग्राफ पेपर पे ये वो सब या फिर प्रिंटेड शीट लेनी है, ऐसे ही कर लेना। सो अब समवन टेल मी कि क्या क्या आइडियाज डिस्कस हुए हैं। कौन है भाई घर पे? आनंद बताना शुरू करो यार। रफ ड्राफ्ट में लेट अस अज्यूम दैट यू आर राइटिंग अ रफ ड्राफ्ट, तो कैसे अप्रोच करोगे इसको? ओके सर। सर मैं इसमें पहले ये बताऊंगा कि रेडियो सिग्नल्स कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि जैसे रॉकेट ऊपर जाएगा तो रेडियो सिग्नल्स, और नीचे जो मतलब अर्थ के सरफेस पे जो भी स्टाफ रहेगा तो कंप्यूटर्स के हेल्प से वो रेडियो सिग्नल्स को काउंट मतलब कैलकुलेट करेंगे बेसिकली। तो फर्स्ट पैराग्राफ में तो थोड़ा यही बात बोला गया है। सेकंड ठीक है। पैराग्राफ में आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में बताया गया कि कैसे जो है अच्छा, सेकंड पैराग्राफ में वो बताया गया है कि जैसे जैसे हाइट हाइट बढ़ेगी तो फिर ऊपर जो एयर का कंपोजिशन ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से रॉकेट को काफ़ी उस रॉकेट की जो स्पीड होती है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। तो सेकंड में कुछ ऐसी बात की गई है। रॉकेट का है यार, सैटेलाइट है इसके अंदर। देखो इन सब चीजों के बारे में यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, बिकॉज पैसेज में सेकंड पैराग्राफ में रॉकेट नहीं लिखा है, सैटेलाइट के बारे में बात हो रही यस है। यस सर, यस सर, इट इज़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यस सर। एंड इन द थर्ड पैराग्राफ इट इज़ रिटन चलो दैट मैं बताता हूँ, देखो बड़ी सिंपल सा है। तुम्हें 4 पैराग्राफ्स का एक मिला है कॉम्प्रिहेंशन, इसको मतलब पैसेज दिया हुआ है 4 पैराग्राफ्स इसमें। सो माइंड में बेसिक स्केलेटन तो बन गया होगा। फर्स्ट पैसेज में रॉकेट के फ्लाइट की बात की गई है, कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में उसके यूजेस हैं। सेकंड पैराग्राफ में दे आर टॉकिंग अबाउट डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, थर्ड पैराग्राफ में दे आर टॉकिंग अबाउट शेप ऑफ द अर्थ, एंड फोर्थ पैराग्राफ में वेदर फोरकास्टिंग की बात हो रही है। अब जब ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिक आ गई है, बिकॉज यू हैव फास्ट रीडिंग दे ली है, स्लो रीडिंग दे ली है, नाउ द पॉइंट इज कि तुम्हें इसको अटेम्प्ट करना शुरू करना है इन अ रफ ड्राफ्ट। रफ ड्राफ्ट में जब इसको अटेम्प्ट कर रहे हो, जैसे मैंने बताया, वो हाथ से ड्रॉ कर सकते हो। एग्जाम में आई गेस दे गिव यू वन फेयर शीट के लिए, एंड ड्राफ्ट के लिए भी एक मिलता है। मिलता है क्या बताओ भाई, मुझे याद नहीं है क्या रहता है। नहीं नहीं मिलता सर, शायद नहीं मिलता। नहीं मिलता है तो सेम काम करना, हाथ से वो रोज एंड कॉलम्स ड्रॉ करके उसको बाद में स्ट्राइक आउट कर देना, जो रफ वर्क के लिए रहता है। रफ वर्क के लिए तो स्पेस रहता है ना शीट में। यस सर।
है ना, तो उसमें सेम काम करना, हाथ से जल्दी ड्रॉ करके उसी में रोज इंटू कॉलम्स काउंट कर लेना। अब जब इसको अप्रोच कर रहे हो, देखो बिफोर राइटिंग द रफ ड्राफ्ट सिंपल सा है, रीड द लाइंस, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ड्यूरिंग लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट डायरेक्शन एंड स्पीड, दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी। सो वेलोसिटी ऑफ अ रॉकेट इज एसेंशियल ड्यूरिंग लॉन्चिंग ऑफ अ सैटेलाइट, ये तुम्हारा पहला सेंटेंस हो गया। ड्राफ्ट की बात कर रहा हूँ। देन दे आर टॉकिंग अबाउट रेडियो सिग्नल्स, ठीक है। सो रेडियो सिग्नल कम्युनिकेशन बिटवीन द रॉकेट एंड ग्राउंड स्टेशन इज एसेंशियल इन डिटरमाइनिंग क्या, कि उसका ट्रैजेक्टरी सही है रॉकेट का। जो फ्लाइट के लिए टेक्निकल वर्ड होता है वो क्या होता है, ट्रैजेक्टरी होता है, सो यू कैन यूज दैट वर्ड ओवर हियर। उसके बाद क्या है कि इफ द ट्रैजेक्टरी इज करेक्ट, तो क्या चीज होती है बात कर रहे हैं, अगर इनकरेक्ट है तो क्या, इनकरेक्ट ट्रैजेक्टरी आर करेक्टेड बाय द कंप्यूटर्स। तो फर्स्ट पैराग्राफ का इतना सा बन गया तुम्हारा ड्राफ्ट। ये मैं तुम्हें अपना बता रहा हूँ, एवरीवन विल हैव हिज ओन सेपरेट, बट पॉइंट इज आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू द आइडियाज, ठीक है। तो लॉन्चिंग में तुमने डायरेक्शन और स्पीड, सिंगल वर्ड इज वेलोसिटी, उसकी बात कर ली है। उसके बाद तुम देख रहे हो कि रेडियो सिग्नल्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन दैट रॉकेट इज गोइंग एज इट शुड। या तो तुम ये लिख दो कि रेडियो सिग्नल्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन दैट द रॉकेट इज गोइंग एज इट शुड, या फिर ये भी लिख सकते हो कि रेडियो सिग्नल्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द ट्रैजेक्टरी ऑफ द रॉकेट, जो कि एक बेटर सेंटेंस है, ठीक है। इफ द इफ द ट्रैजेक्टरी इज इनकरेक्ट, तो उसको करेक्ट कर दिया जाता है, सिंपल सा हो गया। उसके बाद जब आगे आओगे तो देखो क्या बात हो रही है। उसके बाद सैटेलाइट के केवल यूजेस हैं। अब ये बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज फॉर मेनी थिंग्स। तो ऑब्वियसली अब ये लिखने का तो तुमको जरूरत नहीं है, तो अब तुम क्या लिख सकते हो, जब फर्स्ट पैराग्राफ तुमने रफ ड्राफ्ट में लिख लिया है। अब देखो यहाँ पे क्या बात करें, बाय सेंडिंग देम थ्रू द अपर पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर वी कैन फाइंड आउट मोर अबाउट द एटमॉस्फेयर। द मोर एयर देयर इज द मोर सैटेलाइट स्लोली द सैटेलाइट विल ट्रेवल। अब इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द सिंगल वर्ड दैट कम्स टू योर माइंड, अपर एटमॉस्फेयर की डेंसिटी। मोर एयर से क्या मतलब है, डेंसिटी की बात हो रही है, ठीक है। सो कम अप विद इधर डेंसिटी और यू कैन राइट एयर कंटेंट, कुछ ऐसा लिख सकते हो, क्वांटिटी ऑफ एयर, कुछ ऐसी चीजें लिख सकते हो तुम, ठीक है। सो पॉइंट इज कि by sending through the upper parts of atmosphere we can find more about the atmosphere. So information या फिर data about the upper layers of atmosphere such as density can be gained through sending satellites, ठीक है। और which varies inversely to the density of atmosphere, मतलब ये जो कह रहे हैं the more air there is the more slowly the satellite will travel। सिंपल सा क्या मतलब है, जितना ज्यादा डेंसिटी है उतना स्लो हो जाएगा सैटेलाइट का मूवमेंट, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट या स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी और द एयर कंटेंट। तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंड पैराग्राफ का, गॉट इट। जब थर्ड पैराग्राफ में आओगे, वी कैन फाइंड मोर अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ। अब जैसे तुमने बोला था कि वो वाली चीज, जैसे सेम अप्रोच तुमने सेकंड पैराग्राफ के लिए रखी थी, सेम अप्रोच यहाँ पे रख लो कि इंफॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड अबाउट शेप ऑफ द अर्थ बिकॉज द ग्रेविटी, चेंज इन ग्रेविटी अफेक्ट्स द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। इट हैज come to observe, yet it has been found that the poles of earth are flat and south pole is more flat than the north। तो ये तुम्हारा थर्ड पैराग्राफ का हो गया। पॉइंट क्या है कि यू शुड नॉट लीव एनी एसेंशियल पॉइंट इन योर प्रेसी, ठीक है। तो अब जैसे ये वाली लाइन है, बिकॉज द पुल ऑफ अर्थ ग्रेविटी कीप्स द सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, तो ये तुम्हें इंक्लूड करना पड़ेगा। अब इसको कैसे इंक्लूड करोगे अपने वर्ड्स में, यू कैन यूज सेंट्रीपिटल फोर्स, ये वो सब चीजें, बट वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने का जरूरत नहीं है। द सैटेलाइट इज केप्ट इन ऑर्बिट बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ठीक है, विच वेरीज विच इफ वेरीज चेंजेस द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। इस टाइप से लिख देना, ठीक है। एंड जब लास्ट में आओगे तो देखो ये क्या बोल रहे हैं, satellites can give us information about weather by sending up satellites with television cameras on board we can get pictures of clouds below। अब ये सब क्या बात है, दिस इज एसेंशियली वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है। सो सैटेलाइट्स आर यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है। और ये जो लाइन लिखी ना, वी कैन सी बैड वेदर बिफोर इट कम्स टू अस, ये एसेंशियली वही चीज है यार, ठीक है। और उसके बाद ये लिख देना कि जो आई मीन फोटोग्राफ से यू कैन गेन दी knowledge about weather which can be used to warn of events and uh, you know, मतलब people can take shelter to
प्रोवाइड शेल्टर टू पीपल, जो भी चीज़ है उसको लिख देना, ठीक है, मिटिगेशन वगैरह कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर लेना वहाँ पे। अब ये जो लाइन लिखी है व्हेन रेन विल कम, तो सिंपली वही है, फोरकास्टिंग इंक्रीमेंट वेदर कंडीशंस, रेन एंड मूविंग पीपल टू सेफ लोकेशन या मूविंग पीपल टू शेल्टर। तो ये 3 चीज़ें कवर की गई हैं इसमें, ठीक है। बैड वेदर बिफोर इट कम्स टू अस, वार्निंग और रेन एंड शेल्टर, ये 4 चीज़ें कवर कर लेना। Men are now trying to forecast weather all around the world with the help of satellites, ये तो लिखने की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है। पॉइंट क्या है, ये जो चीजें अभी डिस्कस की हैं इसके बेसिस पे एक रफ ड्राफ्ट बनाओगे। अब उस रफ ड्राफ्ट, हाँ एग्जैक्टली, प्रिवेंट नेचुरल कैलामिटीज एंड हेल्प इन डिजास्टर मैनेजमेंट, हाँ इस टाइप से कम विद सम लाइन, ठीक है। तो अब जब तुमने एक रफ ड्राफ्ट बना लिया है, उस रफ ड्राफ्ट, अब तुम मेन पैसेज को छोड़ देना, जरूरी नहीं कि यू स्टिक टू द मेन पैसेज अगेन एंड उससे सेकंड ड्राफ्ट बनाओ। अब अपने रफ ड्राफ्ट को पढ़ो, मेक श्योर कि जो तुमने चीजें मार्क की थी पैसेज में ये तुम्हारे फर्स्ट ड्राफ्ट में इंक्लूड हो गई हैं। अगर तुमने सारी चीजें इंक्लूड कर ली है दैट मीन्स सारे एसेंशियल पॉइंट्स कवर्ड है, नो नीड टू लुक एट दी मेन पैसेज नाउ। सेकंड ड्राफ्ट अगर तुम्हें जरूरत पड़ती है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है जैसे इसमें टोटल है 381 वर्ड्स, तो 381 का वन थर्ड हो जाएगा 127 वर्ड्स, ठीक है। सो लेटर से तुम्हारा जो वर्ड लिमिट आ रहा है फर्स्ट ड्राफ्ट का दैट इज अराउंड 140 130 इस टाइप से आ रहा है। सो अच्छी बात है। अब तुम क्या कर सकते हो, तुम सीधे फेयर ड्राफ्ट लिख सकते हो। बट लेटर से किसी का आता है 180 वर्ड्स आ गया है, 180 वर्ड्स का क्या मतलब है कि भाई तुम्हें एक सेकंड ड्राफ्ट के बाद ही फेयर ड्राफ्ट बना पाओगे जो फाइनल सबमिशन होगा, क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा वर्ड्स हटाने पड़ेंगे। सो अगर तुम्हारा 140 वर्ड्स में आ रहा है तो क्या करना है कि रफ ड्राफ्ट को ही पढ़ना। जैसे हमने ये काम किया था ना कि जैसे डायरेक्शन एंड राइट स्पीड के लिए वेलोसिटी यूज कर लिया, गोइंग इन द राइट डायरेक्शन के लिए राइट ट्रेजेक्टरी वर्ड यूज कर लिया था। सिमिलरली द मोर एयर देयर इज के लिए हमने क्या यूज कर लिया था, डेंसिटी एंड स्पीड में इनवर्स प्रोपोर्शनल दिखा दिया था। सो अगर तुम्हें ऐसी चीजें स्पॉट हो रही तुम्हारे रफ ड्राफ्ट में, उसको भी एलिमिनेट कर लो, सब्स्टिट्यूट दैट, ठीक है। और उसके बाद यू कैन जस्ट राइट अ फाइनल सबमिशन जो तुमको देना है। बट अगर किसी का 180 वर्ड्स में आ रहा है तो यार उसमें भी तुमको एक काम करना पड़ेगा कि अननेसेसरी चीजें हटानी पड़ेंगी उससे, जहां जहां भी तुम्हें सब्स्टिट्यूट करने को मिल रहा है उसको कर लेना। जहां तुम्हें कोई ऐसा लग रहा है कि ये लाइन अननेसेसरी लिख दी है मैंने, दिस इज नॉट रिलेटेड टू द कोर कंटेंट ऑफ द पैराग्राफ, उस लाइन को ही काट देना, ठीक है। अब इसमें चीज जरूरी क्या होती है, लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू इज कि भाई रफ ड्राफ्ट में वो ए एंड द आर्टिकल टेंस वगैरह सब भूल जाते हैं, उनको बस ये दिखता है कि भाई वर्ड लिमिट हमें कम कर देनी है। तो ग्रामेटिकली योर प्रेसी शुड बी करेक्ट। ऐसा मत करना कि भाई बस कुछ भी लिख के दे दिया उसमें केवल वर्ड्स हैं ग्रामर एब्सेंट है, दैट विल नॉट वर्क, वो माइनस मार्किंग में जाएगा। तो ग्रामेटिकली करेक्ट रहना है और सारे कोर आइडियाज को कन्वे करना है एज फार एज पॉसिबल इन योर ओन वर्ड्स। जब फर्स्ट ड्राफ्ट बना रहे हो उसमें अभी आई थिंक जब इफ यू पीपल विल अटेम्प्ट इट इट विल टेक यू नो यू विल हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स इन योर फर्स्ट ड्राफ्ट क्योंकि स्टार्ट करोगे। बट 3-4 वैसी राइटिंग को अटेम्प्ट कर लोगे तो ये जो प्रैक्टिस है एक फास्ट रीडिंग देने का, स्लो रीडिंग देके आइडियाज मार्क करने का, फर्स्ट ड्राफ्ट बनाने का, तो तुम्हारा फर्स्ट ड्राफ्ट अराउंड जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स है उसके क्लोज आने लगेगा। क्लोज आने लग गया दैट इज अ क्लियर सिग्नल कि यू आर रेडी टू अटेम्प्ट प्रेसी। पूरे प्रेसी राइटिंग में टोटल टाइम जितना लगना चाहिए शुड नॉट टेक मोर देन 20 मिनट्स इन एनी केस। सो दैट इज द लेसन। और अभी मुझको ये बताओ कि सबको आइडिया क्लियर हुआ है क्या कि कैसे करना है इसको, एवरीवन हैज क्लैरिटी, या किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी, बताओ। क्लैरिटी है तो इधर गिव अ थम्स अप, यू कैन रेज योर हैंड्स, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। आई डोंट थिंक कोई डाउट होना चाहिए बिकॉज फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इसमें चीज़ क्या है कि किसी ने अगर अपना सब्जेक्ट का प्रिपरेशन अच्छे से किया हुआ है तो ही विल नो कि मल्टीपल वर्ड्स को, जैसे अब लास्ट पैराग्राफ में ये है वार्निंग ऑफ हरिकेन्स और टाइफून, जैसे उसने से ही बताया था आनंद ने कि डिजास्टर मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, ये सब चीज़ें यूज कर सकते हो, ठीक है। चेंज, अब ये वाली जो लाइन थी इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल वर्ड यूज कर सकते थे।
चेंज इन ग्रेविटी विल चेंज दी ऑर्बिट चेंजेस विद, जो भी चीजें हैं ऐसे कर लेना, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही है प्रेसी राइटिंग बताने के लिए। व्हाट वी विल डू इज कि नेक्स्ट वीक हम एक और प्रेसी डिस्कस कर लेंगे सेम तरह से। जब वो हो जाएगा तो आई थिंक 2 प्रेसी मेरी तरफ से काफी है तुम्हें बताने के लिए। उसके बाद क्या करना है कि जो अलग से कुछ प्रैक्टिस नहीं करना है, 17 की मैंने करवा दी है, 2018 की भी हम डील कर लेंगे, 19, 20, 21, 22 वगैरह की तुम अपने टाइम में प्रैक्टिस कर लेना उसको। एंड उतना ही काफी एग्जाम के लिए, नथिंग एल्स इज नीडेड। कोई जरूरत नहीं कुछ और देखने की, कोई जरूरत नहीं है मॉक क्वेश्चन वो सब करने की, ठीक है। सो दैट इज इट। अभी किसी को कुछ और पूछना है तो बताओ, एनीथिंग रिलेटेड टू एग्जाम, कुछ भी है किसी के पास कोई पॉइंट? आई गेस नहीं है। सो यहाँ पे फिनिश करते हैं। वीसी के बाद क्या करना, बिकॉज अभी ये चीज फ्रेश होगी प्रेसी राइटिंग की। सो फर्स्ट ड्राफ्ट तो ऑलमोस्ट मैंने बता दिया, उसको बना लेना। सेकेंड ड्राफ्ट एंड फाइनल ड्राफ्ट बना लो अभी अभी, ठीक है। बिकॉज फ्लो में हो, इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लो और अपने प्रेसी को लिख के अपलोड कर देना रिसोर्सेज वाले ग्रुप में, जो फाइनल ड्राफ्ट होगा, ठीक है। एंड उसमें बस ऊपर लिख देना कि कौन से नंबर पे बनाया है। मतलब जैसे तुम्हारा फर्स्ट ड्राफ्ट बना उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट बना रहे हो, तो ऊपर बस 1 लिख देना। अगर तुमने 2 ड्राफ्ट बना के फाइनल लिखा है तो ऊपर 2 लिख देना। आई मीन जस्ट राइट द नंबर ऑफ ड्राफ्ट्स दैट यू हैव मेड बिफोर द फाइनल सबमिशन इन दैट, ठीक है। यूज की टर्म्स रिलेवेंट टू सब्जेक्ट ऑफ गिवन प्रेस, हाँ भाई कर लेना जो भी चीजें हैं, ठीक है। सो दैट इज इट। अभी इतना ही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक फिर से, ठीक है। गुड लक। एंड नेक्स्ट संडे को आई विल कीप ज्योग्राफी टेस्ट, तो उसके लिए तैयार अपना रिवीजन वगैरह करते रहना, ओके। सर चलो ये जो ऑल द बेस्ट, बाय। हाँ बताओ भाई। सर ये जो सेकंड ये जो थर्ड थर्ड पैराग्राफ है सर, थर्ड पैराग्राफ हाँ में मतलब जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ था उसमें जो सेकंड या फिर जो लास्ट लाइन थी उसमें लिखा हुआ था कि अर्थ इज फ्लैटेंड एट पोल्स एंड बल्ज एट द इक्वेटर। तो हम इनको भी थोड़ा और अपने हिसाब से, जैसे हम सब्जेक्टिव नॉलेज जो हम रखते हैं वो मुझे ऑब्लिट। पता है क्या बोला, तुम ये बोलना चाह रहे हो कि तुम ऑबलेट स्फेरॉइड यूज कर दोगे वहां पे, बट बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं हो जाना है उस पर, ठीक है। अच्छा हाँ मतलब देखो, इफ यू गेट टू टेक्निकल अबाउट इट तो दिक्कत क्या आएगी कि यू आर लूजिंग आउट ऑन दी सिंप्लिसिटी। तो हर चीज को टेक्निकली रिड्यूस नहीं कर देना है, ठीक है। जो कॉमन सेंसिकल टर्म्स हैं, अब जैसे सर्कल और स्फीयर, ये सब समझ में आता है। ऑब्लेट स्फेरॉइड या इट्स नॉट अ वेरी कॉमन वर्ड, तो उसको अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं हो जाना है। मान लो कि किसी पैसेज में जीन एडिटिंग के ऊपर आया हुआ है, उसमें टेक्नोलॉजी समझाई हुई है, अब वो तूने पूरी टेक्नोलॉजी मिस कर दी इलेबोरेट करने के लिए, ठीक है। जी तो वो काम नहीं करना है कि तुमने सिंपल वो, अच्छा तुम लिखा नहीं था, तुमने पहचान लिया तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है, तो चलो मैं क्रिस्पर लिख देता हूँ, एक ही वर्ड में मेरा सब हो जाएगा, वाह। वो काम नहीं करना है। यू हैव टू कन्वे द आइडियाज यूजिंग सिंपल वर्ड्स जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग में है। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, जो कि मेरे ख्याल से ठीक है। बिकॉज अगर तुम इसमें लिख दोगे कि शेप ऑफ अर्थ इज ऑब्लेट स्फेरॉइड, तो अब वो पूरा पार्ट ही मिस हो जाएगा यार, कि फ्लैट है एंड स्पीड चेंज होती है, ये सब चीजें, तो वो काम नहीं करना उतना। डोंट गेट टू टेक्निकल अबाउट इट, ठीक है। ओके सर। और यस सर एक और और डाउट कोई एक और डाउट है कि जो हाँ जैसे पूछो। आपने वो जो ग्रिड बनाया था हमने, मतलब जो बॉक्स बनाए थे, तो उसमें हाँ एक बॉक्स में पूरा एक ही वर्ड, जैसे कि अगर मैं एंड लिख रहा हूँ तो फिर वो हाँ obviously एक बॉक्स में एक वर्ड लिखो। एक देखो बॉक्स ग्रिड में क्यों एंड। बना रहे हैं, सो दैट एंड में जब तुम्हें नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने हैं, तो तुम एक एक वर्ड काउंट मत करो, सिंपल नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट कर लेना, उससे तुम्हारा नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएगा। अच्छा सर, अगर आर्टिकल लिख रहा हूँ तो भी फिर एक ही बॉक्स यस ऐसा? ऑब्वियसली एक वर्ड अगर ए भी लिख रहे हो तो दैट काउंट्स इट एज वन वर्ड ना। ओके सर। डिफरेंस कहाँ आता है? आ, देखो मैं बताता हूँ। जैसे कुछ वर्ड्स के बीच में हाइफन होता है, दैट इज वन वर्ड, क्योंकि वो हाइफन करके भी एक ही वर्ड काउंट होता है, ठीक है। बट अब जैसे मान लो पुट अप है, ये एक फ्रेज है बट इट हैज टू वर्ड्स इन इट। तो ऐसा नहीं कि इसको एक ही बॉक्स में लिख दिया पुट अप, क्योंकि ये तो सिंगल आइडिया नहीं, ऐसा नहीं करना है। लेकिन कोई अब हाइफिनेटेड वर्ड्स बताओ यार मुझे, कोई ये ड्राम में तो अभी नहीं आ रहा है कोई इमीडिएटली।
टेक ऑफ इज अ वर्ड जिसमें हाइफन आता है बीच में, ठीक है आई थिंक। तो वो सिंगल वर्ड काउंट हो सकता है, बट इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा पता होना चाहिए, नहीं पता है तो ट्रीट इट एज टू सेपरेट वर्ड्स, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो ठीक है, फिनिश करते हैं। सब लोग क्या करना है इसके बाद, वही हाथ से अपना एक रफ ड्राफ्ट बना लो, सेकेंड ड्राफ्ट बना लो, एक फाइनल अच्छे से। भाई ये 2017 का है, ठीक है। और नेक्स्ट नेक्स्ट वीक हम लोग, देखता हूँ मैं, 2018-19 का डिस्कस करेंगे। और जो फाइनल ड्राफ्ट बनाना उसको थोड़ा सुंदर सा बनाना, ठीक है, स्केल से लाइंस वाइंस खींच के तब लिखना, सो दैट वो फाइनल एग्जाम का प्रैक्टिस जैसा हो जाएगा। समवन इज लेजी लाइक मी, उसको लगता है कि नहीं मुझे तो और काम आसान करना, भाई इंटरनेट पे शीट्स मिल जाएंगी, डाउनलोड कर लेना, उसमें लिख लेना जो भी करना, ठीक है। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड, अगले वीक मिलेंगे, ठीक है। एंड रिवाइज ज्योग्राफी, क्योंकि नेक्स्ट वीक हम टेस्ट रखेंगे, ठीक है। ओके, बाय।